हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर पीजीटी हिस्ट्री के एक टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये 1775 से स्टार्ट होता है और 1783 तक ये चलता है। इस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ईयर लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री विषय से, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ ये क्लास किन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो है वो आपको सिविल सर्विसेज की क्लासेस भी हमने डाल रखी हैं और लेक्चरर की क्लासेस भी हमने डाल रखी हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को देख सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व के इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते हैं, 1775 से 1783 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो समय है वो 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक का है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे न केवल अमेरिका को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता दिलाई। देखिए, पहले अमेरिका पर कौन शासन करता था? ब्रिटेन शासन करता था अमेरिका पर। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन को क्या कर दिया? उखाड़ फेंका। बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सिद्धांत को प्रेरणा दी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पूरी दुनिया को ये प्रेरणा मिलती है कि वो भी स्वतंत्र हो सकते हैं, उनमें भी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है और वहां भी मानव अधिकारों को लागू किया जा सकता है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन ने उत्तर अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए, यानी कि 13 जगहों पर क्या किया? शासन किया। 13 राज्यों पर ब्रिटेन जो क्या करता था? शासन करता था। ये उपनिवेश राजनीतिक रूप से ब्रिटेन के अधीन थे, लेकिन उनके पास स्थानीय स्वशासन की सीमित स्वतंत्रता थी। देखो, भारत में तो पूरी तरह से ब्रिटेन ने शासन किया था, लेकिन वह अमेरिका में क्या था कि राजनीतिक रूप से अमेरिका के जो राज्य थे उनको उपनिवेश बना रखा था, पर भारत में स्थानीय स्वशासन जो था वो उसको सीमित स्वतंत्रता दे रखी थी। अब अमेरिका में स्थानीय स्वशासन को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दे रखी थी। उपनिवेशों की जनता शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचार वाली थी, जो ब्रिटिश अत्याचारों से असंतुष्ट होने लगी। यानी उपनिवेश के अंतर्गत जो जनता थी वो शिक्षित थी और आत्मनिर्भर थी, तो स्वतंत्र विचारों वाली थी, यानी कि अपनी स्वयं की सोच रखने वाली थी। तो उनको लगा कि जो ब्रिटिश लोग हैं हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं, उनका शासन हमारे ऊपर सही नहीं है, इस शासन को सहन नहीं किया जा सकता, इस शासन को हटाया जाना चाहिए। और उसी से एक प्रेरणा मिलती है अमेरिकी क्रांति के बारे में, और अमेरिकी क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो एक शॉर्ट रूप में समझें तो अमेरिका में कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13 ब्रिटिश उपनिवेश थे अमेरिकी क्रांति के समय। उपनिवेशों को ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था, फिर भी उनसे कर वसूला जा रहा था। उपनिवेशवादी ब्रिटिश नीति का विरोध करते थे, यानी जो उपनिवेश के अंतर्गत जो लोग रहते थे वो शिक्षित थे और वो पढ़े लिखे लोग थे और स्वतंत्र विचारों वाले थे। तो वो कहते थे कि भाई हम टैक्स क्यों दें, जबकि हमारा ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो वो कहते थे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उनका कथन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करें अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे। कॉजेस ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकी क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में बात करें तो ब्रिटिश संसद में उपनिवेशों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, फिर भी उनके ऊपर कानून थोपे जाते थे। यानी ब्रिटिश संसद में अमेरिकी उपनिवेश से कोई व्यक्ति नहीं था और उनके ऊपर ब्रिटेन के क्या है? कानून लगाए जाते थे। तो ये कारण ये भी था। ब्रिटिश का निरंकुश शासन और औपनिवेशिक जनता की राजनीतिक उपेक्षा करना की जा रही थी, तो उससे लोग असंतुष्ट थे। और शाही शोषण और तानाशाही शासन से लोग क्या हुए? असंतुष्ट थे, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति समझ सकते थे कि भाई यहाँ पर जो शासन किया जा रहा है ब्रिटेन के लोगों द्वारा वो शासन सही नहीं है। तो पहला जो है राजनीतिक कारण के कारण भी अमेरिकन क्रांति शुरू होती है। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। दूसरा कारण कौन सा था? आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण क्या क्या थे? उपनिवेशों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, जैसे शुगर एक्ट 1764 में चीनी पर कर लगाया गया, स्टाम्प एक्ट 1765 में मुद्रित सामग्री पर टैक्स लगाया गया, टाउनशेंड एक्ट 1767 में चाय, सीसा, कागज आदि पर कर लगाया गया। दोबारा सुनो, शुगर एक्ट 1764 में चीनी पर कर लगाया गया, स्टाम्प एक्ट 1765 में मुद्रित सामग्री पर कर लगाया गया,
टाउनशेंड एक्ट 1767 में चाय, सीसा, कागज आदि पर क्या लगाया गया? टैक्स लगाया गया। उपनिवेशों को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति नहीं थी, यानी कि वो अपनी मर्जी से व्यापार नहीं कर सकते थे। उन्हें केवल ब्रिटेन के साथ ही व्यापार करना पड़ता था। तो यहाँ भी कुछ असंतुष्ट हो जाते हैं, व्यापारी भी असंतुष्ट रहते हैं कि भाई हम दूसरे राज्यों के साथ यदि व्यापार नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी आर्थिक तरक्की नहीं कर सकते। तो एक आर्थिक कारण भी अमेरिकन क्रांति का कारण बनता है। अगले कारण के बारे में बात करते हैं, सामाजिक एवं बौद्धिक कारण। सामाजिक एवं बौद्धिक कारण, यूरोपीय पुनर्जागरण और विवेकवाद के विचारों का अमेरिका में प्रभाव था। जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों का प्रचार किया। तो वहां के लोगों को स्वतंत्रता के बारे में समझ विकसित हुई और प्राकृतिक अधिकारों के बारे में समझ विकसित होती है, मानव अधिकारों के बारे में समझ विकसित होती है। तो उसके कारण भी अमेरिकन क्रांति होती है। अगला कारण है बॉस्टन टी पार्टी 1773। कब हुई बॉस्टन टी पार्टी? 1773 में होती है। ब्रिटिश सरकार ने चाय पर टैक्स लगाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष अधिकार दिए। नाराज उपनिवेशवादियों ने बॉस्टन बंदरगाह पर जहाज से चाय को समुद्र में क्या किया? फेंक दिया। वो नाराज हो जाते हैं कि भाई चाय पर ही टैक्स लगा रहे हो। तो जहाज से क्या कर देते हैं, वो बॉस्टन बंदरगाह पर चाय को फेंक देते हैं। इसके बदले ब्रिटिश संसद ने कठोर कानून बनाए जिन्हें इनटॉलरेबल एक्ट कहा गया। तो बॉस्टन बंदरगाह पर जो चाय को फैलाया तो ब्रिटिश संसद जो है वो नाराज हो जाते हैं ब्रिटिश लोग, और अमेरिका पर एक कठोर कानून लागू करते हैं। इन कानूनों को इनटॉलरेबल एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनटॉलरेबल एक्ट। तो उसके कारण भी जनता में क्या होता है? असंतोष आ जाता है। तो अमेरिकन क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब अमेरिकन क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें, मेजर इवेंट ऑफ रिवॉल्यूशन। 1774 में प्रथम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन फिलाडेल्फिया में उपनिवेशों ने ब्रिटिश दमन का विरोध किया। 1774 में यानी पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन हुआ फिलाडेल्फिया में, और इसमें उपनिवेश जो राज्य थे उन्होंने ब्रिटिश के दमन का क्या किया? विरोध किया, ब्रिटिश शासन का विरोध किया। 1775 में लेक्सटिंग लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई होती है। पहली बार हथियारों का प्रयोग होता है और क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में पहली बार हथियारों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, क्रांति की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें 1776 में द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में 4 जुलाई को थॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। तो 4 जुलाई 1776 में दूसरी जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन होता है उसमें थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की क्या कर दी? घोषणा कर दी। 1777 में सैराटोगा की लड़ाई होती है। इसमें अमेरिका की जीत होती है, फ्रांस ने आधिकारिक रूप से समर्थन देता है। तो देखिए अमेरिका की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा हाथ था फ्रांस का। सैराटोगा की लड़ाई में फ्रांस जो है अमेरिका का क्या करता है? समर्थन करता है, जिसमें अमेरिका की क्या होती है? जीत होती है। 1781 में यॉर्क टाउन की लड़ाई होती है जो एक निर्णायक युद्ध साबित होती है। ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस लड़ाई में क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर देता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और अमेरिका जो है वो पूरी तरह से जीत जाता है। 1783 में पेरिस संधि होती है। ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को क्या दे दी? मान्यता दे दी, और ब्रिटेन कहता है कि भाई अब अमेरिका पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। इस तरह से अमेरिका को क्या मिलती है? आजादी मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। अमेरिकी क्रांति के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। यह अमेरिका के सेनापति थे, बाद में सबसे पहले राष्ट्रपति बनते हैं। थॉमस जेफरसन स्वतंत्रता घोषणा पत्र के लेखक थे, थॉमस जेफरसन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रांस से सहायता लाने में इन्होंने निर्णायक भूमिका जो थी वो किसकी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन की थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रांस से क्या लिया था? सहयोग लिया था। और जॉन एडम्स ने क्रांति के विचारों के आधारों के समर्थक थे, यानी क्रांति के जो वैचारिक आधारों के समर्थक कौन थे? जॉन एडम्स। तो वाशिंगटन अमेरिकी सेनापति थे जो सबसे पहले राष्ट्रपति बनते हैं। थॉमस जेफरसन स्वतंत्रता घोषणा के लेखक थे, और बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रांस से सहायता लाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, और जॉन एडम्स ने क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाया। क्रांति के वैचारिक आधारों के क्या थे? वो समर्थक थे। अब हम बात करते हैं पेरिस संधि के बारे में। 1783 में ट्रिटी ऑफ पेरिस संधि होती है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच। ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को क्या दे दी? इस संधि के माध्यम से मान्यता दे दी। अमेरिका की सीमाएं कनाडा से फ्लोरिडा तक और अटलांटिक महासागर से मिसिसिपी नदी तक अमेरिका की सीमाओं को बनाया जाता है।
और ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को वहां से अमेरिका से क्या कर लिया, वापस बुला लिया पेरिस की संधि के तहत। अमेरिकी क्रांति के परिणाम के बारे में बात करें तो अमेरिका की स्वतंत्रता हो जाती है। अमेरिका एक स्वतंत्र गणराज्य बनता है। संविधान का निर्माण होता है। 1787 में संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ और अमेरिका का पहला आधुनिक लोकतंत्र बना। अमेरिका पहला आधुनिक लोकतंत्र, यानी आधुनिक समय का जो पहला लोकतंत्र है वो कौन था, अमेरिका था। 1789 में अपने संविधान को लागू करता है। विश्वव्यापी प्रभाव क्या पड़ता है इस क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति 1789 को फ्रांस की क्रांति होती है, उसको प्रेरणा मिलती है अमेरिकी क्रांति से। उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलनों को बल मिलता है। भारत जैसे देशों में स्वतंत्रता की भावना क्या होती है, जागृत होती है। ये अमेरिकन क्रांति का भारत तक भी क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। मानव अधिकारों की स्थापना होती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो ये अमेरिकी क्रांति के क्या थे, कुछ परिणाम थे। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो बोस्टन टी पार्टी कब हुई, 1773 में। स्वतंत्रता घोषणा पत्र कब पारित हुआ, 4 जुलाई 1776 को। स्वतंत्रता घोषणा पत्र के लेखक कौन है, थॉमस जेफरसन है। अमेरिका की क्रांति का निर्णायक युद्ध कौन सा था, यॉर्क टाउन की लड़ाई थी 1781 की। यॉर्क टाउन की लड़ाई 1781 की। अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता देने वाली संधि कौन सी है, पेरिस संधि 1783 की। अमेरिकी क्रांति में किस देश ने सबसे पहले समर्थन किया, फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में समर्थन किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का राजा कौन था, जॉर्ज तृतीय था। कौन था, जॉर्ज तृतीय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखो। नेक्स्ट हम बात करें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की भूमिका क्या थी। 13 उपनिवेशों की जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की, यानी सभी ने स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा। वे आपस में संगठित हुए, एकजुट होते हैं, ब्रिटिश नीतियों का एक मत से विरोध करते हैं और उनका योगदान क्या रहता है, लोकल मिलिशिया और स्वयं सेवकों की उन्होंने सेनाएं क्या की, गठन की और ब्रिटिश की जो सेना थी उसको क्या किया, हराया और अमेरिका को स्वतंत्र कराया। स्थानीय प्रेस, पर्चों, सभाओं के माध्यम से जन जागृति फैलाई गई। उपनिवेशों ने आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, जिससे ब्रिटिशों की आर्थिक जो स्थिति है वो कमजोर हुई। प्रथम और द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के माध्यम से एक राष्ट्र की भावना को क्या किया गया, विकसित किया गया। राष्ट्रीय भावना को क्या किया जाता है, इसमें विकसित किया जाता है उपनिवेशों के द्वारा। तो ये 13 जो उपनिवेश थे वो एकजुट होते हैं और अंग्रेजों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं और उस विरोध के माध्यम से अमेरिका को क्या मिलती है, आजादी मिलती है। आगे हम बात करें विचारधारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है अमेरिकी क्रांति का, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है। अमेरिकी क्रांति विचारों की क्रांति थी जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकार और लोकतंत्र जैसे मूल्य केंद्र में थे। यानी लोकतंत्र की स्थापना और मूल अधिकारों की बात की गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। इस क्रांति के प्रमुख विचारधाराएं क्या रही। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और यह कथन किसका है, जॉन लॉक का है। किसका है, जॉन लॉक का है। समाज अनुबंधन सिद्धांत कहता है सरकार जनता की सहमति से चलती है। तो ये किसने दिया, ये कथन किसने कहा, रूसो ने। तंत्र का पृथक्करण, सत्ता 3 भागों में विभाजित होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये किसका कथन है, मॉन्टेस्क्यू का कथन है। और इन सभी कथनों ने अमेरिकी क्रांति को प्रेरित किया और अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिका को स्वतंत्र कराया और लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित किया। आगे हम बात करें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की दृष्टि से यह युद्ध कैसा था। देखिए अमेरिकी क्रांति जो थी वो महंगा और नुकसानदायक था ब्रिटेन की दृष्टि से। उसने फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड से भी युद्ध झेले। युद्ध के बाद ब्रिटेन की वैश्विक प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचती है और ब्रिटेन ने औपनिवेशिक नीति में संशोधन किया। भारत समेत अन्य उपनिवेशों में नरम रुख को अपनाया। तो देखिए कहीं हद तक भारत में नरम रुख अपनाने का कारण भी अमेरिका की क्रांति को माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने बहुत प्रबलता से विरोध किया था, तो ठीक उसी तरह से अन्य देशों में भी विरोध ना हो जाए। तो ब्रिटिश लोग थे वो धीरे धीरे क्या अपनी नरम नीतियों को लागू करते रहे और यही कारण था कि भारत में जो है आज़ादी वो लेट मिलती है, वो खिसकती चली जाती है। आगे हम बात करें अमेरिकी क्रांति के वैश्विक प्रभाव क्या पड़ते हैं। फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 को प्रेरणा मिलती है। लैटिन अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए। भारत में क्या प्रभाव पड़ा, स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन की चेतना में वृद्धि होती है अमेरिकन क्रांति से। ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा, उपनिवेशों की नीतियों में बदलाव लाया गया और
नरम नीतियों का अनुसरण किया गया। वैश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? लोकतांत्रिक गणराज्यों की अवधारणाओं को क्या मिला? बल मिला, यानी लोकतंत्र की स्थापना को बल मिलता है अमेरिकन क्रांति के दौरान। अब हम बात करते हैं अमेरिकन क्रांति की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह पहली क्रांति थी जिसमें स्वतंत्रता की वैचारिक घोषणा की गई। यानी विश्व की पहली क्रांति कौन सी है जिसमें स्वतंत्रता की वैचारिक घोषणा की गई? तो वो है अमेरिका की क्रांति। यह क्रांति संगठित और व्यवस्थित तरीके से लड़ा गया जन आंदोलन था। इसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक लोकतंत्र की नींव पड़ी और यह एक सफल जनवादी और राष्ट्रवादी क्रांति थी। इस क्रांति में प्रेस, पाठ्य पुस्तकों और प्रचार पत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पहली ऐसी क्रांति है जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। सबसे पहला ऐसा संगठन व्यवस्थित तरीके से लड़ाया गया जन आंदोलन है। संवैधानिक लोकतंत्र की नींव पड़ती है, जनवादी और राष्ट्रवादी क्रांति थी और इस क्रांति में पाठ्य पुस्तकों का, प्रचार पत्रों का, समाचार पत्रों का, प्रेस का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की घोषणा होती है 4 जुलाई 1776 को। इस घोषणा पत्र के लेखक थे थॉमस जेफरसन। इस घोषणा के उद्देश्य क्या थे? उपनिवेशों की स्वतंत्रता की सार्वजनिक घोषणा होती है। ब्रिटेन द्वारा किए गए अन्याय का विवरण इसमें लिखा गया और यह सिद्ध करना था कि ब्रिटिश शासन अवैध है और दमनकारी है। हमें हर हाल में क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। और ये घोषणा पत्र किसने लिखा? थॉमस जेफरसन ने लिखा। इसके मुख्य विचार क्या थे? ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सभी का क्या है? अधिकार है। इस घोषणा पत्र में लिखा गया। नेक्स्ट हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम था। इसने विश्व के अन्य देशों को भी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने की क्या दी? प्रेरणा दी। और यदि हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था बल्कि एक वैचारिक क्रांति भी थी जिसने स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप में लागू किया। इसने आधुनिक राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को जन्म दिया और आगे चलकर विश्व में उपनिवेशवाद के का अंत हुआ और मानव अधिकारों के आंदोलन की नींव पड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इस क्रांति के सिद्धांतों से प्रेरणा मिली। खासकर गांधी जी, नेहरू और जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता, असहमति और सिविल अधिकारों के इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से अमेरिका जो है वो अंतिम रूप से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है और अमेरिकी क्रांति जो है, क्रांति के माध्यम से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ और जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।